सिमिलर नॉस्टैल्जिक ड्रीम्स इंडिया, पोलैंड, टर्की और कई दूसरे देशों में एंशिएंट हिस्ट्री, ग्लोरीफाइड रिलीजन और एक्सट्रीम नेशनलिज्म आज कई सरकारों का सहारा बने हुए हैं। कहीं भी ये फैंटेसीज इतनी एक्सट्रीम नहीं है जितनी कि मिडिल ईस्ट में है, जहाँ इस्लामिस्ट 1400 साल पहले मदीना में प्रॉफिट के एस्टेब्लिश किए सिस्टम को कॉपी करना चाहते हैं। और इजरायली कट्टरपंथी यहूदियों ने तो इस्लामिस्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। इजराइल की रूलिंग गवर्नमेंट के मेंबर्स अल अक्सा मॉस्क की जगह यरूशलेम में यहोवा का प्राचीन मंदिर फिर से वहीं बनाने की बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे लिबरलिज्म फ्रांस फर्डिनेंड मूवमेंट, हिटलर मूवमेंट, चे गुएवारा मूवमेंट जैसे खतरों को फेस करता हुआ आगे बढ़ा और 1990s में थिंकर्स एंड पॉलिटिशियंस ने एंड ऑफ हिस्ट्री डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन आज हम खुद को ट्रम्प मूवमेंट में पाते हैं। इस बार लिबरलिज्म की कहानी का सामना इंपीरियलिज्म, फेसिज्म या कम्युनिज्म जैसी बराबर की आइडियोलॉजी से नहीं हुआ है। ट्रम्प मूवमेंट कहीं ज्यादा नाहिलिस्टिक है। नाहिलिज्म किसी चीज का कोई मतलब ही नहीं होना, टू बिलीव देयर इज नो मीनिंग। ट्रम्प मूवमेंट से यहाँ ऑथर का मतलब है कि हम लोग लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी और इसके पहले की सभी आइडियोलॉजी से भरोसा खो चुके हैं और कोई न्यू आइडियोलॉजी जो हमारे ग्लोब को एक विजन दे सकती हो, एक नया ग्लोबल सिस्टम, वो हमारे पास है नहीं। कुल मिलाकर हमारे पास कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है जो पूरे ग्लोब को एक डायरेक्शन दे सकती हो। एक नाहिलिस्टिक सा स्टोरी वैक्यूम बन गया है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप, इस्लामिक टर्की के तैयब एर्दोगन, फ्रांस के एमेनुएल मैक्रोन, यूएस के ब्रेक्जिटर बोरिस जॉनसन, ईरान के अली खमेनी, रशिया के व्लादिमीर पुतिन, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, हमारे मोदी जी, विनी द पूह जैसे नेता दुनिया भर में खड़े हो गए हैं। कोई शरिया वापस लाना चाहता है, कोई हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, कोई रशियन सार को रिस्टोर करना चाहता है, तो कोई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। पर कोई भी लिबरलिज्म और डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर चलते हुए पूरी दुनिया की खुशहाली की बात नहीं कर रहा। डेवलपमेंट कर रही है एक लेफ्ट लिबरल लेडी जेसिंडा आर्डर्न, प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। जहाँ 20th सेंचुरी की सभी बड़े मूवमेंट्स में एंटायर ह्यूमन स्पीसीज के लिए एक विजन था, चाहे ग्लोबल डोमिनेशन हो या रेवोल्यूशन, डोनाल्ड ट्रंप ऐसी कोई बात नहीं करते। जस्ट द ऑपोजिट, एकदम विपरीत। उनका मेन मैसेज ये है कि किसी भी ग्लोबल विजन को तैयार करना और बढ़ावा देना अमेरिका का काम नहीं है। सिमिलरली ब्रिटिश ब्रेक्जिटर्स के पास शायद ही डिसयूनाइटेड किंगडम के लिए कोई प्लान है। यूरोप और दुनिया का फ्यूचर तो उनके होराइजन से बहुत बाहर है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची थी तब वो बहुत बड़ी सोच लेकर आई थी। मुगलों से एक पोर्ट की मांग करती थी। दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर मुगलों ने कभी सोचा ही नहीं था कि कंपनी एक दिन पूरे हिंदुस्तान पर राज करेगी। ऐसा नहीं है कि ट्रंप और ब्रेक्जिट के लिए वोट करने वाले मेजोरिटी लोगों ने लिबरल पैकेज को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। बस उन्होंने मेनली इसके यूनिवर्सल वैल्यूज फॉर ऑल वाले पार्ट में भरोसा खो दिया है। वो अभी भी डेमोक्रेसी, फ्री मार्केट, ह्यूमन राइट्स और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में विश्वास करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये आइडियाज बॉर्डर तक ही रहे तो अच्छा है। इंडीड वो मानते हैं कि यॉर्कशायर या केंटकी में लिबर्टी और प्रॉस्पेरिटी को बनाए रखने के लिए बॉर्डर पर एक बड़ी सी दीवार बना देनी चाहिए और बाहरी लोगों के साथ असभ्य नीतियां और कड़े कानून को लागू कर देना चाहिए। यही सबसे अच्छा आइडिया है। हालांकि रिसर्जेंट रशिया ने अपनी मिलिट्री पावर को दोबारा स्ट्रक्चर किया है, यह आइडियोलॉजिकली बैंकरप्ट है। रिसर्जेंट दोबारा राइज करना, बैंकरप्ट कंगाल या दिवालिया। व्लादिमीर पुतिन श्योरली रशिया और दुनिया भर के वरियस राइट विंग मूवमेंट्स में पॉपुलर है, फिर भी उनके पास कोई ग्लोबल विजन नहीं है जो बेरोजगार स्पेनियों, अनसेटिस्फाइड ब्राजीलियंस या आंखों में सपने लिए कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर सके। रशिया लिबरल डेमोक्रेसी के अलावा एक दूसरा ऑप्शन देता तो है, पर यह मॉडल एक इक्विवेलेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं होकर एक इविल पॉलिटिकल प्रैक्टिस है, ओलिगार्की। इसमें कुछ ओलिगार्क लोगों की देश के मेजोरिटी रिसोर्सेज पर मोनोपोली होती है। आसान शब्दों में कुछ सर्टेन बिजनेसमैन पूरी तरह से व्लादिमीर पुतिन को अपना सपोर्ट देते हैं। बदले में उन्हें बेस्ट बिजनेस डील्स मिलती है और दुनिया की लार्जेस्ट कंट्री एंड सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री पावर का कंट्रोल मिलता है। इन रिटर्न हर चुनाव में ये पुतिन के प्रोपोगंडा को स्प्रेड करने में मदद करते हैं, इलेक्शंस में फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं और ऑपोजिशन को पैसे, पावर की मदद से उठने ही नहीं देते। नॉट ओनली पॉलिटिशियंस, जो बिजनेसमैन पुतिन और उनके ग्रुप के सामने नहीं झुकते, उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ जाता है। ये 40-50 लोगों का ग्रुप, जिसमें पॉलिटिशियंस, डिफेंस चीफ्स, मीडिया हाउस, बिजनेसमैन, क्रिमिनल्स, माफिया पूरा देश संभालते हैं और जनता को फेक नेशनलिज्म और बाकी इश्यूज में उलझाए रखते हैं। देखो, हमारी मदरलैंड रशिया को फॉरेन पावर्स गिराना चाहती है। सपोर्ट पुतिन टू सपोर्ट रशिया। रशिया 1990s में कम्युनिज्म से निकला और उसके बाद आज पुतिन पावर्ड ओलिगार्की में फंसा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि फेक नेशनलिज्म और अपने लीडर की कल्टिश भक्ति करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज भी ओलिगार्की या इलिबरल डेमोक्रेसी में बदल जाए। बाकी आप लोग समझदार हो। वो अपने मीडिया के कंट्रोल का यूज अपनी एक्टिविटीज को छुपाने और अपने शासन को सीमेंट करने के लिए करते हैं। डेमोक्रेसी अब्राहम लिंकन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि आप सभी लोगों को कुछ समय
और कुछ लोगों को हर समय बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन आप सभी लोगों को हर समय बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगर कोई सरकार करप्ट है और लोगों की लाइफ्स को इम्प्रूव नहीं कर पा रही, तो इनफ सिटीजन्स इवेंचुअली इसे रियलाइज करेंगे और सरकार बदल देंगे। लेकिन बिकाऊ मीडिया का सरकारी कंट्रोल लिंकन के लॉजिक को कमजोर करता है, क्योंकि ये सिटीजन्स को सच्चाई का पता लगाने से रोकता है। मीडिया पर मोनोपोली की हेल्प से रूलिंग ओलिगार्की बार बार अपनी सभी फेलियर्स का ब्लेम दूसरों पर डालती रहती है और बाहरी खतरों पर ध्यान डाइवर्ट कर देती है, या तो वास्तविक खतरे और या फिर काल्पनिक। जब आप इस तरह की ओलिगार्की में रहते हो तो हमेशा कोई ना कोई बड़ा क्राइसिस देश पर रहता है, जो आम जनता को हेल्थ केयर और पोल्यूशन जैसी बोरिंग प्रॉब्लम से ज़्यादा सीरियस लगता है। अगर देश एक्सटर्नल इन्वेजन या शैतानी तोड़फोड़ का सामना कर रहा है, तो भीड़भाड़ वाले हॉस्पिटल्स और पोल्यूटेड रिवर्स के बारे में चिंता करने का टाइम किसके पास है? ऐसे क्राइसिस की कभी ना खत्म होने वाली धारा बना के एक करप्ट ओलिगार्की अपने शासन को इंडेफिनेटली बढ़ा सकती है। फिर भी प्रैक्टिकली स्टेबल होने के बावजूद ये ओलिगार्किक मॉडल किसी को भी अपील नहीं करता। अनलाइक अदर आइडियोलॉजीज जो प्राउडली अपना विजन दुनिया को दिखाती है, रूलिंग ओलिगार्कीज को अपनी प्रैक्टिसेस पर इतना प्राउड नहीं है। वो दूसरी आइडियोलॉजीज को स्मोक स्क्रीन के रूप में यूज लेती है। इस तरह रशिया एक डेमोक्रेसी होने का ढोंग करता है और इसकी लीडरशिप ओलिगार्की की बजाय रशियन नेशनलिज्म और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की वैल्यूज की तरफ अपनी लॉयल्टी एक्सप्रेस करती है। फ्रांस और ब्रिटेन के राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट भले ही रशियन हेल्प पर रिलाई करते हो और पुतिन को एडमायर करते हो, पर उनके वोटर्स भी ऐसे देश में रहना पसंद नहीं करेंगे जो रशियन मॉडल की कॉपी करता हो। एक देश जिसमें एंडेमिक करप्शन, खराब व्यवस्थाएं, कानून का कोई नियम नहीं है और चौंका देने वाली इनइक्वालिटी हो। अकॉर्डिंग टू सम मेजर्स रशिया वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्री है, जहाँ 87% ऑफ द वेल्थ केवल 10% लोगों के हाथों में है। फ्रंट नेशनल के कितने वर्किंग क्लास सपोर्टर्स इस वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को फ्रांस में कॉपी करना चाहेंगे? अगर फेसिज्म, कम्युनिज्म, लिबरलिज्म, रशियन ओलिगार्की के बाद ग्लोबल इस्लाम एज अ वर्ल्ड आइडियोलॉजी की बात करें, तो ये मेनली केवल उन लोगों को अट्रैक्ट करता है जो इसकी गोद में पले बड़े हैं। ये सीरिया और इराक में कुछ लोगों को अपील कर सकता है और जर्मनी और ब्रिटेन में कुछ एलियनेटेड मुस्लिम यूथ को, पर ग्रीस या साउथ अफ्रीका में ये देखना मुश्किल है। साउथ कोरिया या कनाडा की तो बात ही छोड़ो। अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए एक ग्लोबल इस्लामिक खलीफात में जुड़ना इनमें से किसी को भी अपील नहीं करता है। आसान शब्दों में कैलिफेट वो राज्य होता है जो इस्लामिक लॉज से चलता है और वहाँ का राजा एक खलीफा यानी एक धर्मगुरु और साथ ही साथ राजा दोनों होता है। इन्हें प्रॉफेट मोहम्मद का सक्सेसर माना जाता है। इस केस में भी लोग अपने पैरों से वोट करते हैं। जर्मनी के हर एक मुस्लिम यूथ जिसने मुस्लिम धर्म व्यवस्था में रहने के लिए मिडिल ईस्ट ट्रेवल किया है, प्रोबेबली 100 मिडिल ईस्टर्न यूथ एक ऑपोजिट ट्रैवल करके लिबरल जर्मनी में अपने लिए एक नई लाइफ को स्टार्ट करना पसंद करेंगे। इसका मतलब ये हो सकता है कि प्रेजेंट क्राइसिस ऑफ फेथ अपने प्रेडिसेसर्स के कंपैरिजन में कम सीरियस है। कोई भी लिबरल जो पिछले कुछ सालों के इवेंट से डिप्रेस होता है, उसे सिर्फ ये याद रखना चाहिए कि 1918, 1938 और 1968 में हालात कितने ज़्यादा खराब थे। एट द एंड ह्यूमनकाइंड लिबरल स्टोरी को छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लोग गुस्से में आकर भले सिस्टम को एक लात मार सकते हो, पर कहीं और जाने का जब कोई ऑप्शन नहीं है तो वापस यहाँ आ जाते हैं। ऑल्टरनेटिवली लोग पूरी तरह से किसी भी तरह की ग्लोबल स्टोरी के होने के आइडिया को छोड़ सकते हैं और लोकल नेशनलिज्म और रिलीजियस स्टोरीज का सहारा ले सकते हैं। 20th सेंचुरी में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल प्लेयर्स थे, पर उनके पास दुनिया के फ्यूचर के लिए एक अच्छा ग्लोबल विजन नहीं था, अलावा इसके कि पूरे ग्लोब को देशों में बांट लिया जाए। इस तरह इंडोनेशियन नेशनलिस्ट डच डोमिनेशन के अगेंस्ट लड़े और वियतनामी नेशनलिस्ट को एक आज़ाद वियतनाम चाहिए था, पर ह्यूमैनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कोई वियतनाम या इंडोनेशियन स्टोरी नहीं थी। जब ये समझने का टाइम आया कि इंडोनेशिया, वियतनाम और बाकी सभी आज़ाद देश एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होंगे और कैसे न्यूक्लियर वॉर जैसे थ्रेट्स पर ग्लोबल कोऑपरेशन करेंगे, तो सभी देशों के नेशनलिस्ट ने इनवेरिएबली कम्युनिज्म या कैपिटलिज्म में से किसी एक को चुन लिया। लेकिन अगर अब लिबरलिज्म और कम्युनिज्म दोनों को डिस्क्रेडिट कर दिया गया है, तो क्या हमें सिंगल ग्लोबल स्टोरी के आइडिया को ही छोड़ देना चाहिए? आखिर क्या ये सारी ग्लोबल स्टोरीज, इवन कम्युनिज्म भी वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के ही प्रोडक्ट्स नहीं है? वियतनाम के एक नॉर्मल गांव के आदमी को आखिर ट्रायर में जन्मे एक जर्मन या मैनचेस्टर की किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के ब्रेन चाइल्ड आइडियाज़ पर अपना विश्वास क्यों रखना चाहिए? यहाँ ट्रायर में जन्मे जर्मन से ऑथर कार्ल मार्क्स की ओर इशारा कर रहे हैं। एक्सट्रीम इंपीरियलिस्ट कैपिटलिज्म से परेशान होकर कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म पर 2 बुक्स लिखी थी, जिनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हुआ कि कोई बड़ी बात नहीं है अगर मैं ये कहूँ, जब से ये जन्मे तब से लेके आज तक की सारी ह्यूमन हिस्ट्री इन्हीं के चारों तरफ घूमती है। कम से कम 50 बड़े देश आज भी ऐसे हैं जो इन्हीं की आइडियोलॉजी पे चलते हैं और ऑलमोस्ट हर देश में इनको मानने वाले कुछ लोग जरूर मिलेंगे। और मैनचेस्टर के इंडस्ट्रियलिस्ट से ऑथर यहाँ रेफर कर रहे थे
रिचर्ड कैप्डन और जॉन ब्राइट, जिन्होंने 1840s में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इक्वल राइट्स के लिए फ्री मार्केट के आइडिया को आर्ग्यू किया था, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में फ्री मार्केट की शुरुआत का पहला एग्जाम्पल माना जाता है। क्यों नहीं वियतनाम और बाकी सभी देशों को अपनी खुद की एक स्टोरी बना लेनी चाहिए, जो कि इनके एंशिएंट ट्रेडिशंस के साथ मॉडर्न वैल्यूज को जोड़कर बनाई गई हो। शायद वेस्टर्नर्स को दुनिया चलाने की आदत से आराम लेना चाहिए और खुद के पर्सनल इश्यूज पर फोकस करना चाहिए। आर्ग्यूएबली दुनिया में आज यही हो रहा है, क्योंकि लिबरलिज्म के टूटने के बाद बना वैक्यूम लोकल गोल्डन पास्ट की नॉस्टैल्जिक फैंटेसीज से भर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन आइसोलेशन के साथ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की आवाज को जोड़ दिया। जैसे तो 1950s या 1980s का अमेरिका एक परफेक्ट सोसाइटी था, जिसे अमेरिकन को किसी भी तरह 21st सेंचुरी में अपनाना चाहिए। ब्रेक्जिटर्स ब्रिटेन को एक इंडिपेंडेंट सुपर पावर बनाने का सपना देखते हैं, जैसे कि वो आज भी महारानी विक्टोरिया के ज़माने में रहते हो, और खुद को अलग कर लेना एक बेस्ट आइडिया है इंटरनेट और ग्लोबल वार्मिंग के ज़माने में। चाइनीज एलिट्स मान चुके हैं उनके यहाँ के कन्फ्यूशियस लीगेसीज और बाकी हिस्टोरिक कैरेक्टर्स और उनके साइंटिस्ट आज की मॉडर्न साइंस से भी आगे थे। उन्हें वापस कन्फ्यूशियस को मानना चाहिए और वेस्ट से लाई हुई मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को ठुकरा देना चाहिए। रशिया में पुतिन की ऑफिशियल आइडियोलॉजी ये है कि वो पुराने जार एम्पायर को दोबारा जीवित कर देंगे। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के 100 साल बाद पुतिन एंशिएंट जार ग्लोरीज को रिवाइव करने के जुमले देते हैं। इसमें रशियन रिवॉल्यूशन और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन पाइटी होगी, जो बाल्टिक से लेके काउकेसस तक फैला होगा। सिमिलर नॉस्टैल्जिक ड्रीम्स इंडिया, पोलैंड, टर्की और कई दूसरे देशों में एंशिएंट हिस्ट्री, ग्लोरीफाइड रिलीजन और एक्सट्रीम नेशनलिज्म आज कई सरकारों का सहारा बने हुए हैं। कहीं भी ये फैंटेसीज इतनी एक्सट्रीम नहीं है जितनी कि मिडिल ईस्ट में है, जहाँ इस्लामिस्ट 1400 साल पहले मदीना में प्रॉफिट के एस्टेब्लिश किए सिस्टम को कॉपी करना चाहते हैं, और इजरायली कट्टरपंथी यहूदियों ने तो इस्लामिस्ट को भी पीछे छोड़ दिया है और 2500 साल पहले बाइबल के टाइम्स में जाने के सपने देखते हैं। इसराइल की रूलिंग गवर्नमेंट के मेंबर्स ओपनली मॉडर्न इसराइल की बॉर्डर्स बाइब्लिकल इसराइल से मैच करने, बाइब्लिकल लॉज को फिर से लागू करने और इवन अल-अक्सा मॉस्क की जगह यरूशलेम में यहोवा का प्राचीन मंदिर फिर से वहीं बनाने की बात करते हैं।